नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द इंडिया टाइम्स। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत बड़ी तेजी से बदल रही है। 2-4 दिनों की अगर आप पॉलिटिक्स देखें तो मायावती जी बहुत सक्रिय हो गई हैं। और मायावती जी की सक्रियता ने योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की नींद हराम कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर एक अगर आपने सही चाल नहीं चली तो आप लड़खड़ा के नीचे आ सकते हैं। और अगर एक सही चाल आपने चल दी तो सत्ता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, बीजेपी वही एक अच्छी चाल जिसको चलना चाहिए था वो नहीं चल पाई, और अखिलेश वो अच्छी चाल चल गए जिससे उन्हें 37 सीटें मिल गई। मायावती जी चूक गई थी। लेकिन इस बार मायावती जी की सक्रियता सबको अचंभे में डाल रही है। सबके नींद हराम हो रही है कि मायावती जी आखिर ये क्या कर गई। तो वो मायावती जी का क्या मास्टर स्ट्रोक है, वो क्या मास्टर की है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो सियासत जो गर्म हुई है वो क्यों हो रही है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। और ये उपचुनाव को लेकर के खूब जोर आजमाइश अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ हो या मायावती हो, ये सब लोग कर रहे हैं। और मायावती जी की सक्रियता से इन लोगों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि मायावती जी ने कहा है सत्ता की मास्टर चाबी लेना मकसद है उनका। तो ये मास्टर चाबी क्या है और ये कैसे मिलेगी, आगे हम बात करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ उपचुनाव होना है। यूपी की जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद बनने की वजह से खाली हुई हैं। और एक सीट ऐसी है जिस पर विधायक जो था मौजूदा वो अयोग्य घोषित हो गया है। तो ये कौन सी सीटें हैं? ये सीट है फूलपुर, खैर, मंझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी, गाजियाबाद, कुंदरकी और सीसामऊ। तो सीसामऊ जो कानपुर में है, सीसामऊ को छोड़कर बाकी सभी 9 सीटें, इन पर विधायक जो थे, मौजूदा जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं लोकसभा का चुनाव जीत कर। और सीसामऊ की सीट में जो सपा विधायक थे, बाहुबली विधायक इरफान सोलंकी, वो अब जेल में है, वो अयोग्य हो गए और इसी वजह से ये सीट खाली हो गई। तो इस कुल मिला के 10 सीटें खाली हैं और उनमें उपचुनाव होना है। हालांकि अभी ऐलान नहीं किया गया है कि कब उपचुनाव होगा, डेट्स अभी आई नहीं है। इनमें कुछ सीटें बहुत प्रमुख हैं और प्रतिष्ठा वाली सीटें हैं। वो कौन सी सीटें हैं? पहली सीट अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। इस सीट पर बीजेपी को, जो अयोध्या में लल्लू सिंह जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, जो जीतना वो मान रहे थे कि अब वो जीत ही जाएंगे, क्योंकि राम मंदिर पर अगर बीजेपी हार जाए, राम मंदिर की जो सियासत कर रहे थे और जहां राम मंदिर है अयोध्या, वो सीट अगर हार जाए तो फिर कोई सीट जीतने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वो हार गए। उनको शिकस्त दी। अखिलेश यादव की पार्टी के जो सांसद अब बने हैं, अवधेश प्रसाद, उन्होंने उनको शिकस्त दी। और अब वहां पर जब भी बात होती है, अखिलेश यादव बहुत टीज करते हैं लोकसभा में हो या बाहर कि अयोध्या सीट आप नहीं जीत पाए, बीजेपी को कहते हैं। तो वो बड़ी प्रतिष्ठा की सीट है अयोध्या, क्योंकि बीजेपी उस हार को भुला नहीं पाई है। और अब वो बदला तभी पूरा हो सकता है जब अवधेश प्रसाद की सीट, जहां से वो विधायक थे, मिल्कीपुर, उसको बीजेपी अगर जीत ले तो। वहीं पर अखिलेश यादव को भी अब उस सीट का बचाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो बचाव नहीं कर पाते तो लोग यही कहेंगे वो तुक्के में जीत गए। तो अब बचाव करना तो इसलिए बहुत प्रतिष्ठा की सीट वो बन गई है, सबसे हॉट सीट है वो। और इसका उपचुनाव जब होगा तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से रणनीति बनती है और कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अभी जो सीटें खाली हुई हैं उनके परिवार के सदस्य ही दावेदारी ठोक रहे हैं। दूसरी सीट जो है मैनपुरी की करहल सीट है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि इस पर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो खुद यहाँ से विधायक थे, अब वो सांसद हैं, तो ये सीट खाली हो गई। तो ये भी बहुत प्रतिष्ठा की सीट है। अब इसमें देखना होगा कि ये अपने परिवार के किसी सदस्य को लड़ाते हैं या फिर किसी बाहरी को टिकट देते हैं, यानी किसी कार्यकर्ता को टिकट देते हैं। और एक सीट है अंबेडकर नगर की कटहरी सीट। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लालजी वर्मा विधायक हुआ करते थे, अब वो लोकसभा के सांसद बन गए हैं। ये अंबेडकर नगर की कटहरी सीट, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। मुरादाबाद की एक सीट है कुंदर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो संभल का चुनाव हुआ, जियाउर रहमान वहां जीते संभल लोकसभा सीट से, तो वो कुंदरकी से ही विधायक थे। और बड़ा, जब ये चुनाव हो रहा था तो बहुत ज्यादा खबरों में ये सीट थी, तो ये भी एक प्रतिष्ठा की सीट है। और कानपुर की सीसामऊ सीट, जो कि इरफान सोलंकी साहब सजा भुगत रहे हैं, और ये सीट खाली हो गई, अयोग्य हो गए वो, तो सीसामऊ की सीट भी समाजवादी पार्टी लूज करना नहीं चाहेगी। इसके अलावा गाजियाबाद सदर सीट, ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ गाजियाबाद लोकसभा सीट से जनरल वीके सिंह सांसद थे। बहुत जबरदस्त विक्ट्री होती थी उनकी, लेकिन बीजेपी ने अतुल गर्ग, जो कि विधायक थे गाजियाबाद सदर से, उनको, उनकी वीके सिंह की जगह उनको लड़ाया, हालांकि वो जीत गए। अब जीत गए तो ये सीट खाली हो गई, तो यहाँ पर चुनाव लड़ना है और इसे बीजेपी जीतना ही चाहेगी। तो ये महत्वपूर्ण सीटें हैं। लेकिन जो असल बात है कि आखिर ये प्रतिष्ठा की सीटें भी, और 2027 का जो चुनाव है उसकी रणनीति भी बन रही है। तो बसपा की जो प्रमुख हैं बहन मायावती जी, उनकी जो सक्रियता है, वो सक्रियता अब इन सभी नेताओं को बहुत एक तरीके से अखरने लगी है, या यूं कहें कि सजग सचेत कर रही है। और अपनी रणनीति को बदलाव करने के लिए भी इन लोगों को सोचना होगा, क्योंकि मायावती जी अब फ्रंट फुट पे खेल रही हैं, और आरक्षण वाले मसले पर इन सब लोगों को फंसा दिया है उन्होंने। क्योंकि आरक्षण वाले मामले पर अब सही सही सीधे सीधे किसी को बयान देते नहीं बन रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया है कि ओबीसी में जिस तरीके से क्रीमी लेयर है, उस तरीके से एससी एसटी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, सब कैटेगरी बना करके आप आरक्षण उन वंचित जातियों को जो एससी एसटी वर्ग में ही है नहीं मिल रहा है, आप अलग से उनको उसी एससी एसटी रिजर्वेशन के अंदर अलग से कैटेगरी बना सकते हैं और एक कोटा दे सकते हैं। अब बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या स्टैंड लें, क्योंकि जिन जातियों को अभी रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा मिल रहा है, उनकी तादाद ज्यादा है, वो बड़ा वोट बैंक है। और जो वंचित तबका है, उसको जो है कम अभी लाभ मिल पा रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कैटेगरी बना के दीजिए। अब वो किसका पक्ष लें, इस असमंजस में फंसे हुए हैं। दूसरा क्रीमी लेयर वाला मामला है, इसमें भी बड़ी दिक्कतें हैं। हालांकि कुछ लोगों ने स्टैंड क्लियर किया है, लेकिन सब कैटेगराइजेशन वाले मामले पे अभी राय स्पष्ट नहीं आ पा रही है तमाम पार्टियों की। और मायावती जी इन्हीं मुद्दों को लेकर के सारी पार्टियों को एक तरीके से घेर रही हैं, और फ्रंट फुट पर आकर के घेर रही हैं लगातार। ऐसी सक्रियता उनकी कई सालों से नहीं देखी गई थी, तो अब वो सक्रिय हो गई। और जब मायावती जी सक्रिय होती हैं, सबको पता है कि वो फिर धुआंधार बैटिंग करती हैं, और इतनी तरीके से, इतने करीने से वो चुनाव लड़ती हैं, चीजों को करती हैं, वो सत्ता में आ जाती है। कई बार वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बन चुकी हैं, क्योंकि उनका एक वोट बैंक है जो कि इंटैक्ट है, और उसके बाद वो जो कॉम्बिनेशन बनाती हैं, उससे वो अपराजय हो जाती हैं, वो जीत जाती हैं। तो अब मायावती जी ने इसी सिलसिले में आज लखनऊ में एक बैठक की, और सब पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को, संगठन के नेताओं को बुलाया उन्होंने। इस बैठक में उन्होंने बहुत ही अहम दिशा निर्देश दिए, और उपचुनाव की रणनीति बनाई गई, इसमें बताया जाता है। और मायावती जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को उन्होंने बहुत ही सटीक, स्पष्ट एक आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी गरीबों, शोषितों और पीड़ितों की पार्टी है। बसपा दूसरी पार्टियों की तरह
बड़े बड़े धन्ना सेठों और कारोबारियों के इशारों पर चलने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए बसपा के अनुयायी तन मन धन से अपने सहयोग में कमी ना लाएं, तो ये पार्टी और हमारे मिशन के लिए अच्छा होगा। ये मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि भैया तन मन धन से सहयोग कीजिए, पार्टी को चुनाव लड़ना है, जोर शोर से चुनाव लड़ना है। 2027 का चुनाव भी आने वाला समय है, तो हमें अभी से तैयारी करनी होगी। इसलिए धन की कमी ना होने दीजिए और उत्साह के साथ सड़कों पर निकलिए। मायावती जी ने कहा कि बसपा का मकसद सिर्फ SC ST वर्ग को अपने साथ जोड़ना नहीं है, बल्कि OBC जातियों को भी अपने साथ जोड़कर राजनीतिक शक्ति बनकर सत्ता की मास्टर चाबी लेना है। अब आप देखिए कि ये जो मास्टर चाबी है, इसी के इर्द गिर्द पूरी सियासत चल रही है। पहले भी मायावती जी ने ये प्रयोग किया है और वो सत्ता में आई हैं। बीच में उन्होंने जो ज्यादा फोकस किया, सवर्णों की तरफ गई और मुसलमानों की तरफ गई। इस बार उनका मुसलमानों से मोह भंग हो गया और उन्होंने कहा आप सोच समझ के टिकट दिए जाएंगे। तो ये अब जो रणनीति इन्होंने कही बदली है अपनी, कि OBC जातियों को और SC ST जातियों को एक साथ इंटैक्ट करना है, एक गठजोड़ बनाना है। और ये गठजोड़ अगर बन गया तो ये अपराजेय है, इसको कोई पराजित कर नहीं सकता। और यही बात इन नेताओं को खल रही है और इसी वजह से नींद हो रही है, क्योंकि ये जो गठबंधन बनेगा ये संख्या बल के आधार पर, SC ST और OBC संख्या बल के आधार पर बहुत बड़ा आकार है और इसके इर्द गिर्द भी कोई भी गठबंधन काम नहीं करेगा। तो अब इसकी वजह से, और यही सत्ता की मास्टर चाबी है, OBC वर्ग। और मायावती जी कह रहे हैं कि ऐसा करने से गरीब और बहुजन अपने विकास के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे, जैसा कि अब देखने को मिल रहा है। मायावती जी ने कहा कि ये आरक्षण पर लगातार संकट गहराता जा रहा है, इसे खत्म करने की साजिश चल रही है। ऐसे में SC ST और OBC लोगों को काफी सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। उनका साफ कहना है कि अगर आप एकजुट हो गए तो सत्ता में आ जाएंगे, और सत्ता में आ जाएंगे तो हमें फिर किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, जिस तरीके से कानून बनाना होगा हम बना सकते हैं। तो ये एक तरीके से गोलबंदी चल रही है कि SC ST और OBC एक साथ आ जाएं और मायावती जी की छतरी के नीचे उनके नेतृत्व में आ जाएं, तो फिर वो अखिलेश यादव के PDA और बीजेपी के जिस तरीके से गठबंधन बनाते हैं, वो अगड़ा और पिछड़ा मिला करके एक गठबंधन बनाते हैं, उसका मुकाबला किया जा सके। अखिलेश जी भी PDA बनाकर खूब प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन अखिलेश जी के PDA का जो आधार है, जो P है, वो पिछड़ा है और पिछड़ा ही मुख्य आधार है। और इसी वोट बैंक के बदौलत लोकसभा में 37 सीटें जीतने में इस बार सफल रहे हैं, और इसके साथ में वो दलितों को भी तोड़ के लाए थे। तो जो PDA बना, उस PDA की ताकत की बदौलत अखिलेश जी पूरी सियासत यूपी में कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि अब वो MY कॉम्बिनेशन को तोड़ना चाहते थे, उसे हराना चाहते थे, तो वो हराने में कामयाब हो गए। ये उनको जो एक सूत्र मिला, इस सूत्र से वो बहुत ही ज्यादा आसमान में उड़ रहे हैं, क्योंकि ये सूत्र अपराजेय है। PDA जो है अपराजेय है ये भी। अब इसमें सेंध लगा दी है मायावती जी ने। उन्होंने, अखिलेश जी तो कहते हैं कि अगड़ा भी, मायावती जी अगड़े की बात नहीं कर रही। मायावती जी कह रही है कि SC ST और OBC, इसको उन्होंने पकड़ लिया। और ये जो चंक है ये बहुत बड़ा चंक है, क्योंकि पिछड़ा और अगड़ा एक साथ नहीं आ पाते हैं, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती, लेकिन SC ST और OBC एक साथ आ जाते हैं। ये जो है ये कॉम्बिनेशन एक तरीके से डेडली कॉम्बिनेशन है, अपराजेय कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से अब PDA की जो अगुवाई कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव, उस पे वो अब फिर स्ट्रेटजिक चेंज करना पड़ेगा उनको, और इसीलिए उनकी नींद हराम है। क्योंकि ये जो, क्योंकि वो PDA में कहते थे पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अल्पसंख्यक, वो सबको लेने की कोशिश कर रहे थे। अब सबको लेने से खिचड़ी बन जाती है, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। ऐसे ही बीजेपी भी पिछड़े वोट बैंक को रिझाने के लिए बहुत कोशिश करती है, कोई कोर कसर छोड़ती नहीं है। भले ही वो
अगड़ों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन सत्ता के लिए उसे पिछड़ों के पास ही जाना पड़ता है, पिछड़ों के ही वोट की जरूरत पड़ती है। अब बीजेपी जो है जिस तरीके से धर्म की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति भी इसीलिए करती है कि जातियां आपस में बटे ना, कॉम्बिनेशन ना बनाए, धर्म की छतरी के नीचे सारे के सारे आ जाएं। क्योंकि जब धर्म पर संकट होता है तो जातियां सब एकजुट हो जाती हैं। इसीलिए कमंडल के बजाय जो जो मंडल के बजाय कमंडल की राजनीति जो करती है बीजेपी, वो इसीलिए करती है कि कमंडल में सारे उस छतरी के नीचे आ जाते हैं किसी भी जाति के लोग, और बीजेपी सत्ता में पहुंच जाती है। लेकिन अखिलेश यादव पीडीए और मायावती जी इस तरीके से SC ST और OBC की एकता की बात कर रही हैं, ये ऐसे कॉम्बिनेशन है, इनमें कमंडल की राजनीति नहीं चलती, इसमें मंडल की राजनीति चलती है। और इसीलिए पूरी राजनीति, पूरी रणनीति पिछड़ों के वोट बैंक के इर्द गिर्द बन रही है। और ये पिछड़ा वोट बैंक ही सत्ता की मास्टर चाबी है, मायावती जी का मास्टर स्ट्रोक है। और मायावती जी सत्ता की मास्टर चाबी की बात कर रही, वो ये पिछड़ा वोट बैंक है। जिसे सत्ता चाहिए उसे ये चाबी हासिल करनी होगी, और पिछड़ों को भी जागरूक होना होगा कि जो भागीदारी सुनिश्चित करे उसी को वोट दें। ऐसा नहीं है कि आपको टिकट ही ना दें ये पार्टियां और आप फिर भी उनके साथ चले जाएं। जब तक आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन ना दें, जब टिकट बंटवारा होता है तो आप देखिए कि आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि नहीं, आपकी जो भागीदारी होनी चाहिए उतने टिकट मिल रहे हैं कि नहीं। अगर उतने टिकट मिल रहे हैं तब आपको सोचना चाहिए कि आप उस गठबंधन का हिस्सा बनिए। क्योंकि अब जो सियासत होगी, अब वो सियासत पिछड़ों के इर्द गिर्द ही होगी। मूल में जो होगा, जो आधार में जो होगा, वो पिछड़ा वोट बैंक होगा। क्योंकि संख्या में ज्यादा होने की वजह से जिधर पिछड़ा जाएगा वो उधर पार्टी सत्ता में आ जाएगी, वो गठबंधन सत्ता में आ जाएगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। जो लोग नए हैं उनसे आग्रह करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।